आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर हम देखने वाले हैं आपके 70 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। आराम आराम से देखेंगे हम लोग और व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसने पेश किया था। तो ये स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था, ये पूछ लेता है कि कब पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1947 को। ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे आपके आर के षणमुख शेट्टी। कौन थे? आर के षणमुख शेट्टी थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखना है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से जो भाग संबंधित है वो है आपका भाग 8। यानी कि भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और इस केंद्र शासित प्रदेश का जो अनुच्छेद की बात करें तो ध्यान रखिएगा 239 से लेकर 200 जो है आपका 42 तक इसका उल्लेख मिलता है। किसका? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का। अब बात करें कि सर भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए वो 8 हैं। कितने हैं भाई साहब? 8, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखें और अगला क्वेश्चन ये रहा, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो वो किया गया है आपका 112, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय बजट किससे संबंधित है भैया? अनुच्छेद 112 से संबंधित है। इसको आपको ध्यान रखना है, केवल यही आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बिल्कुल। और सब महत्वपूर्ण रहेंगे तो चर्चा करेंगे भैया, पर महत्वपूर्ण उनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों का राज्यपाल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों जो देख रहे हैं ना, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। पर राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? ध्यान रखिएगा वो राज्यपाल करता है। क्या करता है भाई साहब? राज्यपाल करता है। समझ रहे हैं ना। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो है राज्यों के सीएम का नियुक्ति करता है, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए। किसके तहत नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो ध्यान रखिएगा वो है आपका 164 के तहत। किसके तहत भैया? 164 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है? सीएम की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी तीनों को तो जानते ही हैं। हाई कोर्ट का उल्लेख देखा जाए तो 217 में है। हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट का उल्लेख जो है कितने में? 217 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश का तो 124 होता है नियुक्ति, ठीक है। और बात करें जो है आपका गवर्नमेंट यानी सरकार की, ठीक है ना। तो वो सरकार की बात किया जाए तो वो 155 के तहत होता है। गवर्नमेंट सरकार, ठीक है ना। यानी कि जो गवर्नमेंट सरकार होता है, जो राज्यों का राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, गवर्नमेंट सरकार मतलब सॉरी राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो 155 के तहत होती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति ही आपका करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया? बिल्कुल। अगला चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं यार मेरे। पांचवा क्वेश्चन है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, देखिए यदि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर यदि वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य में नहीं है तो वो मंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं ना। अगर नहीं है तो मंत्री तो बन सकता है, पीएम तो बन सकता है, पर 6 महीने के अंदर उसको किसी भी एक सदन की सदस्यता जरूर लेनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राज्यसभा सदस्य है। क्या है? तो ध्यान रखिए अपनी सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो। ध्यान रखिएगा अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल। अगला चलिए अगला देखते हैं। और अगला रहा आपके सामने ये वाला, ठीक है। ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो तो 25 वर्ष होती है ना।
अरे न्यूनतम आयु कितनी होती है भैया? आप कहेंगे सर उसके लिए तो 25 वर्ष होती हैं, लेकिन वो लोकसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो वो जो है वो है आपके 48 घंटे, यानी 48 घंटे के भीतर जो है अपना पत्र जो है जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला रहा ये, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो आपको पता है भाई साहब, 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी में 4-3 शब्द जो है आपके जोड़े गए, तो 42 संविधान संशोधन 1976, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार और आर्थिक समिति का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम ही होता है, ठीक है। अगला, अगला है कि गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो जो गैस धूल हो गए और अरबों सितारों का जो एक विशाल संग्रह होता है उसी को तो मिल्की वे कहते हैं या ब्रह्मांड कहते हैं। इन दोनों में लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, पर ध्यान रखिएगा उसको आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे, यानी कि दूध मेघला आकाश गंगा उसको हम लोग नाम देते हैं। अगला है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? देखिए धरती पर प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो आपका एक ही है। कौन है भाई साहब? धरती पे प्राकृतिक उपग्रह जो है आपका एक ही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको पता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, समझ रहे हैं ना। तो कर्क रेखा जो होती है कितने डिग्री होती है? ऐसे तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा के क्या ऊपर कर्क रेखा होती है या फिर नीचे कर्क रेखा होती है, बताइए। और ये कितने डिग्री होती है आपको तो पता होना चाहिए भाई। ये तो सिंपल है ना, शुरुआती जब जियोग्राफी पढ़ाया जाता है तो हमें भी बताया जाता है। तो वो होता है आपका उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की तरफ होता है, जिसको 23.5 डिग्री हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री, ठीक है ना। बिल्कुल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो देखिए निकटतम पृथ्वी की जो सतह है ना, उस सतह का जो निकटतम है वो है आपका कौन सा? तो ध्यान रखिएगा वो है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा भैया? क्षोभ मंडल है, जहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होता है। और जो है आपका अ, उसमें बात किया जाए तो जो है ओजोन परत होती है, वो तो परत होती है, उस परत में क्या होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करती है, यही पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो मौसमी घटनाएं किस में अंदर होती है? तो ध्यान रखिएगा मौसमी घटनाएं परिवर्तन जो होता है क्षोभ मंडल में ही होता है। क्या क्षोभ मंडल में ही होता है? बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा मुद्रा से पूछ दिया, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ये ध्यान रखिएगा मकाऊ की है। किसकी है? मकाऊ की। अगर बात करें पनामा की मुद्रा का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा काला बोआ है। क्या है भाई साहब? काला बोआ। अगर बात करें हम लोग लाओस, ये जो लाओस दिख रहा है, ठीक है, काला बोआ को यूएसए डॉलर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और लाओस का जो है वो कीप है, लाओस की मुद्रा क्या है? कीप है। अगर बात करें मैक्सिको का तो इसका जो होता है पीसो होता है। मैक्सिको का क्या होगा? पीसो हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड भारत का जो है एक शहर है जिसका नाम है आइजोल, सॉरी आइजोल नहीं, इम्फाल। क्या है? जो इम्फाल एक मिनट, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, इम्फाल भी नहीं है। ये है आपका शिलोंग, ठीक है ना, शिलोंग है। तो ये शिलोंग जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे खूबसूरत जो झरना है ना यहीं पे है, ठीक है, शिलोंग में। यानी कि पूर्व का स्कॉटलैंड इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिलोंग, मेघालय की राजधानी कहाँ पे होती है? शिलोंग होती है। इम्फाल किसकी राजधानी है और आइजोल किसकी राजधानी है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है?
तो देखिए भारत में जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है आपके अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका गुरु शिखर। क्या है भैया? वो है आपका गुरु शिखर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। गुरु शिखर है जो 1722 किलोमीटर है। ठीक है ना, 1722 किलोमीटर है। कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर पर्वत। ठीक है, उसके बाद से बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला है कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पगलाड़िया बांध परियोजना ये जो स्थित है वो है आपके असम में। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है ना, और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ध्यान रखेंगे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, अगला गोल्डन फाइबर। अब देखिए गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है ना, वो किसको कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है आपके जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और गोल्डन फाइबर का बात करें हम लोग तो गोल्डन फाइबर को सॉरी गोल्डन फाइबर को जो है हम लोग ना, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पूछा जाता है? ये पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में आपका है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। दाल कारखाना अगर बात किया जाए तो ठीक है, अगर यदि चलिए इसमें तो और कुछ है नहीं। ठीक, चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तो देखा जाए ठीक है, अगला है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है ये आपकी संबंधित है राजमार्गों से। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना जो है आपके राजमार्गों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी व्याख्या करने के लिए तो है नहीं इसमें। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ये तो सभी को पता होगा भाई साहब, मोहनजोदड़ो है। क्या है आपका? मोहनजोदड़ो है, यानी कि इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भाई साहब? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया गौतम बुद्ध को आप जानते हैं क्या क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। इनका जन्म 563 ईस्वी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, और इनका एक इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता महामाया थी, और गौतमी प्रजापति इनकी मौसी ने इनका लालन पालन पोषण किया था। आपको पता है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पुत्र राहुल था, गृह त्याग इनका क्या कहलाता है? महावीर निष्क्रमण कहलाता है। प्रथम उपदेश जहाँ दिए थे, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, वो सारनाथ था। क्या था? सारनाथ था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और जब मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लो भैया इतना सारा चीज़ बता दिया आपको। तो जन्म कहाँ हुआ था? अरे लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, अगला देखिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? देखिए इसी कनिष्क के समय जो है ना, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो हीन और महायान में बटा हुआ था। तो कनिष्क जो था किससे संबंध रखता था? वो महायान से संबंध रखता था। ठीक है, और इसी के समय जो है क्या हुआ था, वो बता रहे थे आपके चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है ना, तो चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। और कनिष्क ने ही एक कैलेंडर चलाया था 78 ईसा पूर्व में, जिसका नाम था शक संवत। क्या नाम था भैया? शक संवत था। उसका नाम क्या था? शक संवत। ठीक है, जो बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। और 22 मार्च 1945 57 को, ठीक है, 22 मार्च 1957 को जो है क्या किया गया था? भारत को जो है कैलेंडर के रूप में इसे प्रयोग में लाया गया था। ठीक है ना, और चौथी बौद्ध संगति बताए थे कुंडलवन ग्राम में कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना, कश्मीर में। इसके अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, अगला है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा है? तो एहोल शिलालेख ये जो जुड़ा हुआ है वो आपके जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और इसकी एक रचनाकर्ता है जिसका नाम है रवि कीर्ति। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संस्थापक के रूप में लागू किया गया था? वही तो या इल्तुतमिश था। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था?
तो देखिए हरिहर और बुक्का जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी ना। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिसने विजय नगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही है, किसकी हो रही है कि यह जो है राजवंश का संस्थापक था। तो ध्यान रखिएगा संगम राजवंश का क्या था, संस्थापक था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का क्या किया था, विरोध किया था। तो वो थी आपकी चांद बीबी। कौन थी भाई साहब, चांद बीबी थी। ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल, अरे भैया आईने अकबरी अबुल फजल ऐसे ही आ रहा है, किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अबुल फजल। ठीक है। अगला है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो देखिए बड़ा प्रसिद्ध है भाई साहब, केप ऑफ गुड होप। ठीक है। केप ऑफ गुड होप ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल होती है ना भाई साहब। चलिए, केरल में मोपला विद्रोह, जो मलबार विद्रोह कब हुआ था। तो केरल में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। अगला है कि किंग जॉर्ज पंचम द्वारा तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था। तो उस समय बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में। अगला है पूना समझौता को कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो पूना जो समझौता हुआ था वो हस्ताक्षरित किया गया था कब, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था आपका 1932 में। ठीक है, 1932 में किया गया था पूना एक समझौता। अगला है कि भारत के 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी। तो ये जो स्थापना हुई थी वो आपके कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी को भारत का पहला गवर्नर जनरल तो है ये है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखा जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसी को माना जाता है। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो पंचवर्षीय वो है कौन से आपके पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना की जो है वो है आपका ये पीसी महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे ये आपके। और 29 जनवरी को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये की जाती है संबंधित बैंक के द्वारा। प्रथम बार सेवा कर भारत के किस वर्ष लागू किया गया था। प्रथम बार सेवा कर जो है भारत में लागू किया गया था आपका 1994 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो प्राप्ति का हिस्सा नहीं है वो है आपका टैक्स कर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किसने किया था, कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो वो है आपका 2 फरवरी 2006। काफ़ी बार पूछा जा रहा है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे लगभग 90 से 100 लोगों को क्या दिया जाता था, 90 से 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ठीक है, लोगों को नहीं, दिन का। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। तो अस्मिता योजना शुरू की है वो है आपका सी, बोले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है आपकी वेसल में। कहाँ पे, वेसल में। ठीक, अगला, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत गाया जाता है। तो अनाज काटने के समय जो गीत गाया जाता है वो है आपका भांगड़ा। ठीक है, जो चारों से घेर कर बीच में एक ढोलक बजाता है ना भाई, और डांस करते हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये है आपकी अनीता गेट्स बेल। ठीक है, अनीता गेट्स बेल के लेखक हैं। अगला चलते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस जो है आपका
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो वो थे आपका डिप्थीरिया के लिए जो है इनको दिया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया जिसको काली खांसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई साहब, 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। कब दिया गया था? 1901 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को का विश्व स्थल भी है। कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। कौन है भैया? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए जीईओ का पूर्ण रूप जो है वो है आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अग्नि सेकंड क्या है? देखिए अग्नि सेकंड के पीछे बात किए थे क्या भाई साहब कि अग्नि के बारे में बात किए थे? अग्नि के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो अग्नि सेकंड क्या है? ध्यान रखिएगा, एक मध्यवर्ती दूरी का ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। तो निबल जो होता है वो, ठीक है, निबल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो निबल होता है उसे आधा बाइट कहा जाता है, ठीक है। एक बाइट कितना होता है? तो एक एक निबल जो होता है, ध्यान रखिएगा, आधा बाइट बराबर 4 बाइट होता है, और 8 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? 2 निबल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, आधा बाइट मतलब 4 बाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा, वर्ड प्रोसेसर, विजुअल बेसिक या रैम? रैम तो प्रोसेसर है, ये नहीं है भाई साहब। जावा, विजुअल बेसिक, ये तो कंफ्यूज हो रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये वर्ड प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? देखिए एमएस ऑफिस की बात हो रही है। तो देखिए ये जो है, बात करें हम तो इसका जो होगा कंट्रोल के साथ F2 अगर देखते हैं तो विंडो जो है आपको ओपन करके दिखाता है। पर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे आल्ट, कंट्रोल और F2 है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या करता है? फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खोलता है। क्या करता है? फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ये खोलता है, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें शिफ्ट के साथ F2 जो है ये टेक्स्ट को कॉपी करता है। शिफ्ट के साथ F2 क्या करता है? टेक्स्ट को कॉपी करता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से बात करें तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ही चीज़ें हैं इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे गास नामक इकाई में मापा जाता है? तो गास नामक इकाई में किसको मापा जाता है बताइए? वो है आपका चुंबकीय प्रेरण। इसको गास नामक इकाई में मापा जाता है जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भैया वो होता है आपका कौन सा? कौन सा? बैरोमीटर? अरे बोलिए भैया, नहीं, अल्टीमीटर होता है। क्या होता है भैया? अल्टीमीटर होता है। तो 51 का सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जानते हैं बैरोमीटर, फायदोमीटर किसको नापा जाता है? इसको बताइए। बैरोमीटर वायुदाब की गहराई को, वाट मीटर विद्युत शक्ति को नापा जाता है, फायदोमीटर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कि अदिश राशि नहीं है। तो भाई साहब आयतन जो है वो अदिश ही है, तापमान भी अदिश है, समय भी अदिश है, बल का गुण क्या है? ये आपका सदिश है। तो पूछा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं, ध्यान रखिएगा, पढ़ते नहीं है ठीक से। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों क्या क्या करता है? विरोध करता है भैया। क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। अगला देखिए क्या हो रहा है मेरे भैया, ठीक है। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो प्रकाश तरंग जो है क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हाइगेंस की बात करें तो कहाँ है भैया? हाइगेंस नहीं है। हाँ ये हाइगेंस है, इसने तो हो गया, ठीक है। बात करें नील की, नील बोर की बात करें तो ध्यान रखिएगा परमाणु संरचना इसने दिया था। और माइकल फैराडे की बात करें तो माइकल फैराडे ने क्या कहा था? विद्युत अपघटन का नियम दिया था, ठीक है ना। जे जे थॉमसन अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
रासायनिक परिवर्तन मतलब जैसे नया से जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, पुनः प्राप्त उसमें वही किया जाता है, तो वही तो होता है। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पूछा है बेटा नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको, समझ रहे ना। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर, पानी को भाप में परिवर्तित करना, तो पानी को भाप में परिवर्तित होगा, ताप को कोयला, ताप कोयला होता है। बताइए भौतिक परिवर्तन, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन इसमें पूछ रहा है। किसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, बताइए ना भाई, किसको प्राप्त कर सकते हो? आप कहेंगे सर पानी को भाप में परिवर्तन करके उसको फिर पानी में कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा था उसमें। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला समस्थानिक है हाइड्रोजन। क्या है भाई सर? हाइड्रोजन का 1H1 1S2 1S3 होता है ना, बिल्कुल। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल है? ये तो बैटरी वाला बात किए थे, हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 कौन है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बात करें तो हाइड्रोजन गैस खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी क्वांडिस। कौन है भाई साहब? हेनरी क्वांडिस जो है हाइड्रोजन खोज की थी। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भाई साहब। गैसों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सूर्य गैस में कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हल्का, सबसे हल्का तत्व है भाई साहब। अर्निथो, अब अगला है कि अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? अरे भाई अर्निथो, उड़नीथो, अर्निथो को याद रखिएगा। उड़नीथो, उड़ता कौन सा है? पक्षी उड़ती है। मछली का जानते हैं पीसी कल्चर होता है, सरीसृपों और उभयचरों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्पेटोलॉजी बोलता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है उसे। और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, देखो इक्थियोलॉजी भी पूछता है। मत्स्य पालन, मछली पालन होता है ना, इक्थियोलॉजी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी। ठीक है, एंटीमोलॉजी। अगला है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्याज में जो लाल रंग होता है वो होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। अगर पपीता में बोला जाए तो फेरीजेंथिन के कारण होता है। फेरीजेंथिन तो दिया नहीं है, ठीक है। कैरोटीनाइड, ये ध्यान रखिएगा, ये गाजर में पीला रंग जो होता है इसके कारण होता है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। देखिए विल्सन रोग हमने पढ़ाया है आपको बायोलॉजी, ठीक है। किसमें? अंतःस्रावी सॉरी श्वसन तंत्र में। ठीक है, श्वसन तंत्र का है ये आपका विल्सन रोग, जिसमें किसकी कमी होती है? कापर की अधिकता के कारण होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कापर के अधिक के कारण ये होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है भैया? तो ऑक्टोपस जो आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत। ठीक है, रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है ना, वो होती है आपकी इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना, या रेड ब्लड सेल। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? तो जहाँ पौधा और जानवर कहलाता है भैया वो तो जैवमंडल कहलाता है। अरे जैवमंडल कहलाता है ना, बिल्कुल। अगला देखिए। अप्रैल 2023 में केंद्रीय समिति शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, अगला। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए 2023 के अनुसार देखा जाए तो 29 है ना, कितना है? अगर देखा जाए तो ये आपका है 31 है। ठीक है, 31 है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा भाई साहब। अप्रैल 2023 में किसी देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया था? तो इसका शुभारंभ करने वाला था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने। ठीक है, इसने भारत ने। अगला देखिए। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन है भैया, नीचे छूट गया, देवस्थल उत्तराखंड में।
अगला है कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रदूषित देश आपसे पूछा है, वो है आपका चार। कहाँ है भाई? चार है, ठीक है। और बात करें भारत का, तो भारत के विश्व में ध्यान रखिएगा 8वां स्थान है। कौन सा है भैया? भारत के विश्व में 8वां स्थान है। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो देखिए, विश्व का जो पहला देश बना वो है आपका डेनमार्क। कौन है भैया? डेनमार्क है। डेनमार्क जो होता है एक यूरोपीय देश है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ की मुद्रा क्रोन है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो मुझे आशा है कि हर चीज़ आपको समझ में आई अच्छे से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको परीक्षा अगर 12 तारीख हो तो भैया इसे ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।